एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है कक्षा 12 के अध्याय 3 विद्युत धारा। हम लोगों ने अभी तक 4 भाग देख लिए हैं। इसमें चौथे पार्ट के अंदर हमने प्रतिरोधों के श्रेणी तथा समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात किया था। आइए अब हम भाग 5 पर बात करते हैं। भाग 5 जो है वो सेलों का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध, उसको प्रभावित करने वाले कारक, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में संबंध, सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन, सेलों का समानांतर क्रम संयोजन तथा सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन, इन पर आधारित है। बच्चों, आज शुरुआत करते हैं हम लोग विद्युत वाहक बल से। ये हमारा 5वां भाग है। इसके पहले 4 भाग संभव तो आपने देख लिए होंगे। इसमें विद्युत वाहक बल के स्रोत के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़ रहे हैं और विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए चालक के सिरों पर एक स्थिर विभवांतर की आवश्यकता होती है और चालक के सिरों पर स्थिर विभवांतर जो है वो किसी स्रोत के द्वारा ही लगाया जा सकता है। तो वह स्रोत जो स्थिर विद्युत वाहक बल प्रदान करता है या स्थिर विभवांतर प्रदान करता है, आम भाषा में उसे हम सेल कहते हैं, बैटरी कहते हैं और भौतिकी की भाषा में यह विद्युत वाहक बल का स्रोत कहलाता है। तो पहले तो ये समझते हैं कि विद्युत वाहक बल क्या चीज है। परिभाषा देख लें कि एकांक धन आवेश को पूरे परिपथ में बाह्य प्रतिरोध एवं सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक प्रवाहित करने पर सेल द्वारा जो ऊर्जा व्यय की जाती है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एकांक धन आवेश को प्रवाहित करना है और पूरे परिपथ में प्रवाहित करना है, अर्थात जहां से शुरू हुए थे हम वापस वहीं लौट कर आ जाएंगे। इस दौरान बाह्य प्रतिरोध भी लगा हुआ होगा, अर्थात सेल के बाहर जो प्रतिरोध हम जोड़ेंगे वो होगा, और दूसरा सेल के अंदर जब आवेश प्रवाहित होगा एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड से मतलब है कि सेल के अंदर जो आवेश है वो आयन के रूप में प्रवाहित होता है। तो जो ऋणायन होते हैं वो एनोड की ओर जाते हैं, जो धनायन होते हैं वो कैथोड की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार से आवेश का प्रवाह सेल के अंदर होता है। तो इस प्रवाह में सेल जो ऊर्जा को व्यय करता है, सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है और वह उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। तो जो उसकी रासायनिक ऊर्जा व्यय होती है एकांक धन आवेश को पूरे परिपथ में एक चक्कर लगाने में, उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। शॉर्ट में इसको ईएमएफ भी कहते हैं, पॉपुलर नाम है इसका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई बल नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, विभवांतर है। तो इस विभवांतर को कैपिटल ई से प्रकट करते हैं सामान्यतः हम। इसका संकेत जो है वो क्या है, कैपिटल ई है, इससे प्रकट किया जाता है। यह विभवांतर के तुल्य राशि है, अतः इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। इसको भी हम वोल्ट में ही मापते हैं। अब दूसरी बात आती है टर्मिनल वोल्टेज। दोनों काफी मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा अंतर है। एकांक धन आवेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा जितनी ऊर्जा व्यय की जाती है उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ बाह्य परिपथ की बात हो रही है, यहाँ पर आंतरिक परिपथ भी आ गया। देखो, सेल के अंदर का भी बात हो गया। तो जब सेल के बाहर और अंदर दोनों में प्रवाहित करेंगे तो पूरा परिपथ बन जाएगा और विद्युत वाहक बल कहलाएगा। पर यदि हम केवल बाह्य परिपथ की बात करेंगे, सेल के अंदर की बात नहीं करेंगे, तो जितनी ऊर्जा बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पर व्यय होती है उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं या टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जब सेल बंद परिपथ में होता है, बंद परिपथ से तात्पर्य है कि हम सेल से विद्युत धारा प्राप्त कर रहे होते हैं, अर्थात उससे धारा प्राप्त की जा रही होती है, तो उसके इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ये परिभाषा हो गई टर्मिनल विभवांतर की। अब आइए हम बात करते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सेल के अंदर आयन होते हैं और वह एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। तो जब
जब आयन गमन करते हैं तो विद्युत अपघटित धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है और ये जो रुकावट है उसको सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है और आंतरिक प्रतिरोध को सामान्यतः स्मॉल आर के द्वारा प्रकट किया जाता है। इसका संकेत है ये फॉन्ट की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी हिंदी के फॉन्ट होने से, और इसका इंग्लिश में नोटेशन स्मॉल आर दिया जाएगा। तो स्मॉल आर के द्वारा प्रकट करते हैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? सीधा ये कह सकते हैं कि सेल का विलयन धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। एक तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता, मतलब गाढ़ा, तो जितनी सांद्रता अधिक होगी आंतरिक प्रतिरोध का मान भी उतना ही अधिक प्राप्त होगा। दूसरा, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी। अगर इलेक्ट्रोड दूर होंगे तो आयन को ज्यादा लंबी दूरी तय करना पड़ेगी, ज्यादा विरोध होगा, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी अधिक प्राप्त होगा। दूसरा, इलेक्ट्रोडों का प्रभावी क्षेत्रफल। प्रभावी क्षेत्रफल से तात्पर्य है कि अपघट्य के अंदर डूबे हुए, तो जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना कम होगा, आयन आसानी से पहुंच जाएंगे। और चौथा है विलयन का ताप। तो ताप अधिक होने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि ताप बढ़ने पर आयनन बढ़ जाता है और धनायन ऋणायन की संख्या बढ़ने से धारा अधिक प्राप्त होती है और हम कह सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज तथा उसमें प्रवाहित धारा में क्या संबंध है। इस चित्र को देख लेते हैं। इसमें ये एक सेल है और इसके पास में ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है। इसको इस प्रकार से प्रकट किया जाता है, सेल के साथ में एक जो छोटा सा प्रतिरोध दर्शाया जाता है वो उसका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। और ये बाह्य प्रतिरोध है, कैपिटल आर से प्रकट किया गया है। ये कुंजी है जो धारा को प्रवाहित करना या रोकना हो तो जिसे स्विच काम करता है, उसी प्रकार से परिपथ में कुंजी को जोड़ा जाता है। तो देखिए कि एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, एक बाह्य प्रतिरोध R परिपथ में जोड़ा गया है और जब हम कुंजी को लगाएंगे तो क्या होगा कि इस परिपथ में धारा बहेगी। माना कि बहने वाली धारा का मान I है, ठीक। तो क्या कह सकते हैं कि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध का मान कितना है? कैपिटल R। आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना है? स्मॉल r। और दोनों चूंकि श्रेणी क्रम में ही जुड़े हुए हैं परिपथ में, जितनी धारा कैपिटल R से प्रवाहित होती है उतनी ही स्मॉल r से भी होती है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R प्लस R हो जाएगा। अब ओम के नियम से यदि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I है तो I बराबर क्या हो जाएगा? कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल है कैपिटल E और प्रतिरोध का मान है R प्लस R। तो I बराबर क्या लिख सकते हैं? E अपॉन R प्लस R। यदि टर्मिनल विभवांतर कैपिटल V हो, टर्मिनल विभवांतर से तात्पर्य है कि ये जो प्रतिरोध है ना कैपिटल R, बाह्य प्रतिरोध, इसके दोनों सिरों पर विभवांतर, ये विभवांतर यदि कैपिटल V है तो हम लिख सकते हैं I बराबर V अपॉन R। V विभवांतर बटे प्रतिरोध R, तो I को हम V अपॉन R से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि I की जगह पर हमने V अपॉन R लिख दिया। जैसे यहाँ पर I बराबर क्या लिखा था? E प्लस I इज इक्वल टू R प्लस I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। और अब इस I की जगह पर हम V अपॉन R लिख देते हैं, तो ये V अपॉन R लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? E अपॉन R प्लस R बराबर V अपॉन R। आप इस V को नीचे ले लो, इस R प्लस R को ऊपर ले लो, E अपॉन V बराबर 1 प्लस R अपॉन कैपिटल R। अलग अलग कर लिया तो यहाँ R से R कट गया, तो इस प्रकार से R अपॉन R बराबर क्या हो जाएगा? E अपॉन V माइनस 1, पक्षांतर कर दिया 1 का, तो फिर स्मॉल r लिख सकते हैं, स्मॉल r बराबर कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। तो ये एक संबंध है जो आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज के मध्य संबंध को व्यक्त करता है।
वैसा ही हम यदि एक बार फिर से समीकरण 1 देख लें तो E बराबर क्या लिख सकते हैं, V प्लस IR लिख सकते हैं, क्योंकि E बराबर IR प्लस I स्मॉल r हो जाएगा और IR की जगह पर V लिख दिया तो E बराबर V प्लस IR। ये समीकरण 1 से प्राप्त हुआ है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस IR। तो ये जो संबंध है, चाहे हम इस रूप में व्यक्त करें चाहे इस रूप में व्यक्त करें, ये विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टेज, बाह्य प्रतिरोध, इनके आपस के संबंध को व्यक्त करता है। आइए अब बात कर लेते हैं सेलों के संयोजन पर। तो सेलों का संयोजन 3 प्रकार से किया जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है और तीसरा है मिश्रित क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि एक सेल के साथ दूसरा सेल, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, और इस प्रकार से सारे सेल को एक के पीछे एक जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। समानांतर क्रम संयोजन में सभी सेलों के एनोड को एक साथ जोड़ देते हैं और कैथोड को एक साथ जोड़ देते हैं। तो यह संयोजन समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और मिश्रित क्रम संयोजन होता है जिसमें श्रेणी क्रम में जोड़कर पहले कतारें बना लेते हैं, फिर इन कतारों को आपस में समानांतर क्रम में जोड़कर इस प्रकार से मिश्रित संयोजन तैयार किया जाता है। तो ऐसी m कतारें तैयार कर ली गई हैं, माना कि तो पहली कतार दिख रही है, इसके बीच में दूसरी, तीसरी, चौथी और आखिरी में mv कतार यहाँ आपको नजर आ रही है, और इनको हमने बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ रखा है। तो ये 3 प्रकार के संयोजन हो गए, एक श्रेणी संयोजन, दूसरा समानांतर संयोजन और तीसरा मिश्रित क्रम संयोजन। हम एक एक करके इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं कि श्रेणी संयोजन कब लाभप्रद होता है, समानांतर संयोजन कब किया जाता है और मिश्रित संयोजन हमें कब करना चाहिए। तो आइए श्रेणी संयोजन देख लेते हैं। तो श्रेणी संयोजन में चित्र पर हम लोग बात कर चुके हैं। ये सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है, ये सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है, ये सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है। तो माना कि कितने सेल है हमारे पास में, n सेल है और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल है कैपिटल E और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r। सब कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, देखो आप, तो कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा इन सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर, अर्थात E प्लस E प्लस E कितनी बार, n बार आ जाएगा। तो कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा Ne। अच्छा, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R प्लस NR। R तो बाह्य प्रतिरोध हो गया और बाकी R प्लस R प्लस R प्लस R n बार आ गए, तो NR आंतरिक प्रतिरोध हो गया। तो ये सारे एक साथ जुड़े हुए हैं, एक समान धारा इन सभी में प्रवाहित होती है, इसलिए कुल प्रतिरोध का मान हो जाएगा R प्लस NR। तो अब देखिए कि परिपथ में बहने वाली धारा को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। I बराबर Ne अपॉन R प्लस NR, यानी कि कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो ये श्रेणी संयोजन में प्राप्त होने वाली धारा है। अब विशेष स्थितियों में कि यदि NR बहुत छोटा हो कैपिटल R से, यदि ये बहुत छोटा हो तो इसको नगण्य मान सकते हैं। तो इसको नगण्य मान लें तो क्या बचेगा, Ne अपॉन कैपिटल R, ये Ne बटे कैपिटल R, और E अपॉन R क्या है, एक सेल से प्राप्त धारा है। तो इस प्रकार से श्रेणी संयोजन में जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत छोटा होता है तो हमें प्राप्त होने वाली धारा जितने सेल हैं उतनी गुना प्राप्त होती है। और दूसरी स्थिति में कि यदि बाह्य प्रतिरोध छोटा है और आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है तो क्या होगा, आप देखिए इस R को नगण्य मान लो तो n से n कट गया, E अपॉन R बचेगा। E अपॉन R यानी कि एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होगी। अर्थात जब आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा हो तो श्रेणी संयोजन जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जितने भी सेल जोड़ेंगे धारा तो हमें एक सेल के बराबर ही प्राप्त हो रही है। पर यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान कम है, बाह्य प्रतिरोध का मान ज्यादा है, तो श्रेणी संयोजन जोड़ेंगे जिससे हमें उतने गुना धारा प्राप्त हो जाएगी। तो ये श्रेणी संयोजन के बारे में बात हुई हमारी। अब आ जाइए बात कर लेते हैं समानांतर संयोजन के बारे में। सेलों का समानांतर संयोजन कैसे किया जाता है। तो जैसा कि अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि
समानांतर क्रम में सेल के सभी एनोड को एक साथ जोड़ते हैं, धन ध्रुव को एक साथ जोड़ते हैं और ऋण ध्रुव यानी कि कैथोड को एक साथ जोड़ देते हैं। तो माना कि m सेल है हमारे पास और उन m सेलों को हमने समानांतर क्रम में जोड़ दिया है। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल m है, कैपिटल E है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और बाह्य प्रतिरोध का मान कैपिटल R है। तो देखिए जब समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इन दोनों सिरों पर जो विभवांतर होगा वो एक सेल के द्वारा विभवांतर के तुल्य ही होगा। तो ऐसी स्थिति में संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल E के बराबर ही होगा और परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कुल प्रतिरोध का मान हो जाएगा R प्लस R अपॉन M। क्योंकि ये सारे स्मॉल r जो है ये समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और समानांतर क्रम में जुड़े होने से इनका जो प्रतिरोध होगा तुल्य प्रतिरोध R अपॉन M होगा। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस R अपॉन M। तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान होगा I बराबर E अपॉन R प्लस R अपॉन M। कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध लघुत्तम ले लें तो I बराबर M E अपॉन M R प्लस स्मॉल r। इतनी धारा प्रवाहित होती है समानांतर क्रम संयोजन में। अब विशेष स्थिति की बात कर लेते हैं कि जब आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा हो, जब बाह्य प्रतिरोध का मान कम हो और आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा हो तो क्या होगा, यानी कि MR लेस देन R। तो ऐसी स्थिति के अंदर MR को नगण्य मान लेंगे तो M E अपॉन R और E अपॉन R एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर है, अर्थात हमें M गुना धारा प्राप्त होगी। और दूसरी स्थिति जब आंतरिक प्रतिरोध कम हो और बाह्य प्रतिरोध ज्यादा हो तो उस स्थिति में M से M कट जाएगा तो E अपॉन R प्राप्त होगा, यानी कि एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर धारा प्राप्त होगी। तो समानांतर क्रम संयोजन में हमने ये देखा है कि समानांतर क्रम संयोजन तब उपयोगी है जब बाह्य प्रतिरोध का मान कम हो और आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा हो, तो फिर हमें उतने गुना धारा प्राप्त हो जाएगी। और श्रेणी संयोजन में हमने ये देखा था कि जब आंतरिक प्रतिरोध कम हो और बाह्य प्रतिरोध ज्यादा हो तो यह संयोजन श्रेणी संयोजन के रूप में उपयोगी होता है। अर्थात जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य है तो समानांतर संयोजन में जोड़ना चाहिए। अब आ जाइए हम लोग बात कर लेते हैं मिश्रित क्रम संयोजन पर। तो जैसा कि मिश्रित क्रम संयोजन में आप पहले जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़कर उनको हम ऐसी कतारें तैयार कर लेते हैं। तो माना कि n सेल हैं, एक कतार के अंदर प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ऐसी हमने m कतारें तैयार की और उन सब कतारों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया। परिपथ में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R लगा दिया। हमें ज्ञात करना है कि इस प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? Ne के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक कतार के अंदर n सेल लगे हुए हैं तो Ne। और कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R प्लस NR बटे M, क्योंकि एक कतार के अंदर n सेल है तो NR एक कतार का आंतरिक प्रतिरोध और M कतारें समानांतर जुड़ी हुई हैं तो NR बटे M। तो कुल प्रतिरोध का मान आ गया R प्लस NR बटे M। तो परिपथ में बहने वाली कुल धारा कितनी हो जाएगी? I बराबर NE बटे R प्लस NR बटे M। लघुत्तम लेंगे और इसे हल करेंगे तो I का मान प्राप्त होता है MNE बटे MR प्लस NR। तो ये धारा प्राप्त होगी हमें मिश्रित संयोजन के अंदर। अब देखिए अधिकतम धारा कब प्राप्त होगी? तो अधिकतम धारा की शर्त है कि जो हर है उसका मान न्यूनतम होना चाहिए और हर में दिया हुआ है MR प्लस NR, तो इसका मान न्यूनतम होना चाहिए। और न्यूनतम मान कब होगा? जब MR और NR आपस में बराबर होंगे। ये गणितीय विवेचना से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, जिसकी मैं अभी यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, पर आप यदि अपने गणित के शिक्षक से बात करेंगे तो इस चीज को समझा देंगे। इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते हैं तो ये शर्त प्राप्त हो जाती है हमें। तो जब MR का मान NR स्मॉल r के बराबर होगा तो हर का मान न्यूनतम होगा, और हर का मान न्यूनतम होगा तो धारा का मान अधिकतम होगा। तो हम MR प्लस MR लिख देते हैं NR की जगह पर भी। तो ऐसी स्थिति के अंदर अधिकतम धारा हो जाएगी NE अपॉन 2R।
या फिर इसका उल्टा लिख दें तो MNE बटे NR प्लस NR, तो NR NR जुड़ गए 2NR, N से N कट गया, तो I मैक्सिमम बराबर प्राप्त होगा ME बटे 2R। तो ये अधिकतम धारा की शर्त प्राप्त होती है।